हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं नेहा गुप्ता आप सभी के लिए अपने चैनल स्टडीमेट नेहा पर इंडियन पॉलिटी की क्लास 25 लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आज से पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करा था, बट उससे पहले हमने सिटीजनशिप का टॉपिक डिस्कस करा था। एंड कमेंट सेक्शन में एक ऐसा ही सजेशन आया है एंड क्वेरी आई है रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो फंडामेंटल राइट्स के फर्दर कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रोसीड करने से पहले आज हम इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे, जो कि है डायस्पोरा का। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने इतने सारे प्रोविजंस पढ़े इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। तो उसमें ये था कि जो इंडिया है वो डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। पहला पॉइंट हो गया, डुअल सिटीजनशिप को वो अलाउ नहीं करता। मतलब अगर मैं इंडिया के सिटीजन हूं तो मैं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर नहीं कर सकती हूँ। बट ऐसा तो नहीं ना कि अगर मैं इंडियन सिटीजन हूँ तो आई एम बाउंड टू स्टे लाइफ लॉन्ग इन इंडिया, कि मैं हमेशा ही इंडिया में रहती रहूं। ये तो पॉसिबल नहीं है। मुझे कोई भी काम पड़ सकता है, मेरी कुछ भी जरूरत हो सकती है जिससे मुझे किसी और कंट्री में भी माइग्रेट करना पड़े। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, जो कि होते तो इंडियन ओरिजिन के ही है बट दूसरी कंट्री में वो माइग्रेट कर जाते हैं ड्यू टू एनी अदर रीजन। तो ऐसे ही लोगों को कहते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा का अगर आप एक ओरिजिनल वर्ड देखो कि वो कहाँ से डराइव हुआ है, तो वो ग्रीक वर्ड डायस्पेरियो से डराइव हुआ है, जिसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन। ये तो हो गया आपका ग्रीक वर्ड डायस्पोरा का ओरिजिन का डायस्पेरो। और अगर हम उसका इंग्लिश में मतलब देखें, इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक वर्ड देखें, तो वो हो गया आपका डिस्पर्जन। एंड जो हमने पहली चीज डिस्कस करी थी कि मैं यहाँ से किसी और कंट्री में जा सकती हूँ किसी भी काम के लिए, मतलब जो एक कंट्री है उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग जगह फैल रहे हैं, मतलब वहां पर जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए किसी भी पर्पस से, तो वो डिस्पर्स हो रहे हैं। एंड इसी से अब आपको सेंस बन रही होगी कि डायस्पोरा का मीनिंग क्या है। तो जब हम डायस्पोरा का इशू डिस्कस करते हैं तो उसमें कुछ कुछ ऐसी कैटेगरीज है, इसकी कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिसमें अलग अलग तरीके के लोगों को मेंशन करा गया है हु बिलोंग टू दिस कैटेगरी ओनली, दिस कैटेगरी ऑफ डायस्पोरा ओनली। एंड उनके लिए अलग अलग उन्होंने प्रोविजंस बनाए हुए हैं कि इस बेसिस पर इसको इस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे एंड उसके लिए ये टीएनसी होगी, उसको ये राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करने को मिलेंगे एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज को मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दूसरा हो गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड तीसरा हो गया आपका नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या है जो कि पॉपुलरली यूज करी जाती है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए PIO, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए OCI एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का तो आपको सबको फेमसली पता ही है कि भाई NRI है ये तो। और पता नहीं इनको क्यों इतना स्पेशली ट्रीट करा जाता है, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया। तो अब जो ये हमने 3 कैटेगरीज मेंशन करी है, अब हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की। तो जब हम PIO की बात करते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उसमें वो कोई भी फॉरेनर सिटीजन जो कि किस कंट्रीज से बिलोंग नहीं करता है। इसमें 8 कंट्रीज है एक्सेप्शन की, ठीक है, 8 कंट्रीज है जहां से वो इंडिविजुअल बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसमें पहली हो गई आपकी पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, श्रीलंका, ईरान, भूटान, नेपाल। ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। एक होगी आपकी चाइना एंड एक होगी आपकी बांग्लादेश। तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो प्रोविजन है, पीआईओ का जो प्रोविजन है, वो ये कहता है कि कोई भी इंसान जो कि इन 8 कंट्रीज से बिलोंग नहीं करता, वो एज अ पीआईओ कंसीडर हो सकता है। अब उसकी क्या क्या कंडीशंस है कि वो खुद, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, तो वो उसके हिसाब से पैदा हुआ होना चाहिए इंडियन टेरिटरी में, या तो उसके कोई मम्मी पापा में से पैदा होना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से इंडिया में रहने चाहिए एंड पैदा हुए होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और कौन कहला सकता है? जो कि किसी इंडियन सिटीजन या पीआईओ का ही स्पाउस हो, स्पाउस ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन का कोई स्पाउस हो। और इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है कि उसने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन पासपोर्ट एक्वायर करा हुआ हो। तो ये हो गई आपकी 3 कंडीशन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली चीज के लिए, जिसमें से ये था कि जो ये 8 कंट्रीज मेंशन करी गई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ईरान, भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से वो इंसान बिलोंग नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये थी कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो क्या एक्वायर करता होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए? इंडियन पासपोर्ट। और तीसरा जो प्रोविजन है वो ये है कि कोई भी स्पाउस किसका, मतलब पति पत्नी किसका, कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का या फिर इंडियन सिटीजन का। तो जो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं वो ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अंडर इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर एलिजिबल होते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट था, इसे ईयर 2015 में खत्म कर दिया गया था। और ये कॉन्सेप्ट किसके साथ मर्ज कर दिया था? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसके अपने कुछ अलग इवॉल्व प्रोविजंस है। जब आप ओसीआई स्कीम की बात करते हो तो इसके भी अलग अलग प्रोविजंस है। मेरे को एक बारी बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा समझाने के लिए, तो मैं थोड़ा पार्ट हटा देती हूँ। मैं ये ग्रीक वर्ड वाला पोर्शन हटा रही हूँ। जब आप ओसीआई की बात करते हैं तो इसके अंडर कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं? वो सारे लोग एलिजिबल होते हैं who at the time of the commencement of Indian Constitution were a citizen of India। ऐसा कोई भी फॉरेन नेशनल, फॉरेन सिटीजन, फॉरेन पर्सन ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल है जो कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन ऑफ इंडिया था। दूसरी चीज ये है कि वो ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पास करता था जिससे वो एक इंडियन सिटीजन बन पाए। किस टाइम पर? सेम टाइम पर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीसरी कंडीशन क्या है कि वो कोई भी इंसान जो कि जिसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन रहे हुए हैं। एंड जब आप एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जैसे कि हमने पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन में बात करा था कि ये 8 कंट्रीज है कि यहाँ के फॉरेन जो सिटीजन्स है वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्रीज देखते हो। पहली तो होगी पाकिस्तान एंड दूसरी हो गई अफगानिस्तान। जो फॉरेनर्स, जो फॉरेन सिटीजन्स यहाँ पर रहते पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
और एक और प्रोविजन ये है कि वो सभी लोग जो उस किसी टेरिटरी को बिलोंग करते थे, जो पार्टीशन के बाद, दैट इज जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया पार्टीशन के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद, जो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट था, तो ये सारे प्रोविजंस हुए जिससे आप एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाए जा सकते हैं एंड ओसीआई कार्ड होल्ड कर सकते हैं। बट इसी के साथ साथ कुछ ऐसे राइट्स भी है जो कि इंडियन सिटीजन एंजॉय करते हैं पर ओसीआई कार्ड होल्डर्स एंजॉय नहीं करते। तो उसमें सबसे पहला तो ये है कि दे कैन नॉट होल्ड इंडियन पासपोर्ट। दूसरा ये है कि उनके पास किसी भी तरीके के वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। तीसरा ये है कि वो इंडिया में आकर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। एंड लास्टली ये है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी नहीं बन सकते। लाइक टू मेक अ करेक्शन एंड अपॉलॉजीज फॉर द मिस्टेक डन। तो जब हम ओसीआई कार्ड होल्डर्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपको 2 कंट्रीज बताए कि जहाँ के फॉरेन सिटीजन्स अप्लाई नहीं कर सकते ओसीआई कार्ड के लिए, तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश था, ना कि अफगानिस्तान था। तो आप प्लीज ये करेक्शन बना लीजिएगा। उसके बाद हम थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं इंडियन डायस्पोरा की, दैट इज ऑफ नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया वाली कैटेगरी है, इसमें वो इंसान को एनआरआई स्टेटस दिया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंट्री दैट इज इंडिया में 182 डेज से कम रहता है। ठीक है, उसकी बाद क्या होता है कि हर वो इंसान जो किसी और कंट्री में गया हुआ है ड्यू टू एनी एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, कोई बिजनेस के लिए या फिर एनी अदर पर्पस, एंड उसके आने का टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है कि वो कितने टाइम बाद आएगा या कितने टाइम बाद नहीं आएगा, तो वो हमें पक्का पता हुआ नहीं होता। बट स्टिल दैट पर्सन होल्ड्स इंडियन सिटीजनशिप एंड दैट इज व्हाई दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कि हाँ वो इंडियन तो है पर वो अभी इंडिया में रह नहीं रहा है फिलहाल, तो इसीलिए वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। तो यही थी 3 कैटेगरीज। ठीक है, तीन कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम ये देखते हैं कि हर चीज के साथ कुछ कुछ उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो जब हम डायस्पोरा के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो इंडिया की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करता है। सॉफ्ट पावर को वो इंक्रीज करता है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। सॉफ्ट पावर को वो इंक्रीज करता है, लाइक इट हेल्प्स टू आर्टिकुलेट एंड टू डिस्पर्स इंडियन वैल्यूज, कल्चर्स, बिलीफ सिस्टम्स एक्सेट्रा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मतलब लोगों को पता चलता है कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है, व्हाट आर द वैल्यूएबल एसेट्स एंड बिलीव्स ऑफ इंडिया। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो थोड़ी एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है वो जो डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट है वो उससे भी थोड़ा रिलीफ देता है कि जो यहाँ के भी जितने भी जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो बाहर की कंट्रीज में जाकर कुछ कुछ काम में खुद को एंगेज कर लेते हैं एंड दे एम्प्लॉय देमसेल्व्स। तीसरा आप ये देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक वोट बैंक भी क्रिएट करता है। चौथा आप ये देखते हैं कि मतलब आज आप कितने ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इंडियंस के जो कि दूसरी कंट्रीज में कितनी हायर पोस्ट अटेन कर बैठे हैं। जो हायर पोस्ट अटेन करके बैठे, तो उसकी वजह से भी तो जो इंडिया की इमेज है, एक जो पॉलिटिकल इमेज है एंड ओवरऑल इमेज है वो इम्प्रूव हो रही ना कि हाँ भाई इंडियंस में सच्चे में दिमाग है एंड दे आर इंटेलिजेंट एंड केपेबल इनफ टू होल्ड सच पोस्ट्स, तो उससे भी कंट्री का अच्छा इंप्रेशन जाता है। एंड लास्टली जो आज की वीडियो में हम एडवांटेज डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, अब हमने सबसे पहला पॉइंट ये देखा था कि वो बाहर इंडियन वैल्यूज को फैला रहे हैं, तो अब जो हम लास्ट पॉइंट है उसमें ही देखते हैं कि वो इंडिया में बाहर की वैल्यूज भी लेकर आ रहे हैं। एडवांसमेंट्स जो वहां पर हो रही है वो उसके बारे में भी बता रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वहां पर इंक्रीज हो रही है, डेवलप हो रही है, तो वो उसके बारे में भी बताते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में भी वो इंडिया में इंफॉर्मेशन दे रहे, जिसकी वजह से इंडिया खुद को उस हिसाब से अडेप्ट करने के वेज के बारे में सोचती है एंड खुद को भी उसी पाथ पर
पाथ ऑफ डेवलपमेंट पर आगे लेकर चलती है। तो दोस्तों यही था आपका कॉन्सेप्ट डायस्पोरा का। एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा हो। ऑब्वियसली जो बोर्ड पर लिखा है दैट इज अ लॉट मेसी, आई नो माई सेल्फ, बट स्टिल जो मैंने आपको बोल बोल कर समझाया है आप उससे अपने नोट्स बना सकते हैं एक ईजी लैंग्वेज में। मतलब जो मैंने आपको बोला आप उससे पहले खुद समझो एंड अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाओ। वो वाले जो नोट्स होंगे ना वो आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि आप कितनी बुक्स पढ़ लो कुछ पढ़ लो। ताकि मैंने पर्सनली फील करा कि जब मैं कोई एग्जाम देने जाती हूँ ना, मैं एक बार क्वेश्चन देखकर ब्लैंक हो जाती हूँ कि मुझे याद ही नहीं आता कि बुक में क्या लिखा था, स्पेसिफिक रीडिंग में क्या लिखा था। बट जो चीज़ मैंने खुद के दिमाग से मतलब क्रिएट करी होती है, क्रिएट इन द सेंस कि हाँ ये राइटर ये कहना चाहते हैं, ये थिंकर ये कहना चाहते हैं, मैंने उसको खुद से कॉम्प्रीहेंड करा एंड खुद से लिखा ना अपने वर्ड्स में, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो मैं आपको ये सिर्फ सजेशन दे रही हूँ, बाकी तो सबका अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है एंड आई एम नो वन टू इंटरफेयर इन दैट। तो आप इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से समझिए और उसके बाद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। तो एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू फाइंड द कंटेंट रेलिवेंट एंड यूजफुल। एंड जो भी चैनल है, जो वीडियोज़ है, वो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, इसे प्रमोट करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच।